जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग वीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक राकेश लाल सर का नेक्स्ट सेट कराने जा रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। आपको हमारे चैनल पर जो भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वे एकदम रियल एवं सॉल्यूशन बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड्स। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेट में पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कवि अकबर के शासन से संबंधित है। तो कौन सा विद्वान जो है कवि जो है अकबर के शासन से संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो है डी होगा। 1 2 3 नाज़िर, फैज़ी और तुलसीदास, ये तीनों का तीनों अकबर के शासन काल में दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर जो है डी नंबर होगा 1 2 3। अगला दूसरा नंबर है फ्रेंड्स है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के दौरान मारा विजय का विषय निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया है। तो मारा विजय का जो विषय जो है किस गुफा में दर्शाया गया है। तो इसका आंसर होगा कि अजंता गुफा में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण के समय मारा विजय का विषय अजंता गुफा में दर्शाया गया है। तीसरा में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसमें कह रहा है कि सतनामी विद्रोह था और 17वीं शताब्दी में लड़ा गया। मुगलों और स्थानीय किसानों के बीच सशस्त्र संघर्ष था। तो ये सही है फ्रेंड्स। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा में कह रहा है कि सतनामी एक धार्मिक निकाय था जिसमें ज़्यादातर किसान, कारीगर और निम्न जाति के लोग शामिल थे। तो ये भी फ्रेंड्स सही है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। बोथ 1 और 2 दोनों का दोनों सही है। तो चौथा नंबर है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अशोक के शिलालेखों के प्रमुख शिलालेख स्थलों में से नहीं है। तो इसमें से कौन सा स्थान जो है अशोक के शिलालेख में से प्रमुख शिलालेख स्थलों में से नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। सांची का जो है अशोक के शिलालेखों के प्रमुख स्थल में से नहीं है। इसका आंसर 4 का सी होगा। अगला 5वां नंबर का है फ्रेंड्स, कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथक के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। इसका आंसर जो है 1 और 2 ए नंबर होगा। यह संगीत नाटक कथाओं का एक संयोजन है, सही है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि यह हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है, ये भी सही है। आंसर इसका ए नंबर होगा। 6 की बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो कह रहा है कि निम्नलिखित काल को क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो है ए नंबर होगा 1 2 3। ये क्रम में व्यवस्थित है। पहले संगम काल आया था, उसके बाद सालुब काल आया था, उसके बाद तुलुप वंश आया था, उसके बाद अरविदु वंश आया था। तो ये सभी का सभी क्रम में व्यवस्थित है। 7वां में कह रहा है कि यदि आप उत्तरापथ के प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग से यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरेंगे। तो आप निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरेंगे। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर सी नंबर कह रहा है कि आप तक्षशिला और मथुरा से गुजरेंगे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं कि निम्नलिखित जोड़ी पर विचार करें। तो निम्नलिखित जोड़ी पर विचार करें। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। पंडवानी के छत्तीसगढ़, मांडो के गोवा, ये जो है मिला हुआ है। बाकी लामान का उत्तर प्रदेश जो है गलत है। तो आंसर इसका 1 और 2 होगा, ए नंबर। अगला 9 नंबर में कह रहा है कि बौद्ध पाठ में सिगला नाम के एक धनी व्यक्ति को बुद्ध द्वारा दी गई सलाह है कि अपने नौकर की देखभाल कैसे करें। उपयुक्त मार्ग में उल्लेखित बौद्ध पाठ कौन सा है। तो कौन सा बौद्ध पाठ में बुद्ध ने अपने एक सिगला नाम के एक धनी गृहस्थ को यह बुद्धि दिया था, यह सलाह दिया था कि अपने नौकर की देखभाल कैसे किया जाना चाहिए। तो सूत पिटक में बताया था। 10 नंबर का है कि कौन सा विदेशी यात्री एक इटली का डॉक्टर था जो कभी यूरोप नहीं लौटा और भारत में बस गया। तो इसका आंसर है निकोलाओ मनुची है, जो कभी विदेश नहीं गया, अपने राज्य में कभी नहीं लौटा, अपने देश में कभी नहीं लौटा और भारत में ही बस गया।
11 का है कि कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले जो है बारामहल में लागू किया था कैप्टन रीड ने। 12 की बात करते हैं कि महात्मा गांधी के दाह संस्कार के बाद पंडित नेहरू का सबसे प्रचलित वाक्यांश कौन था। तो पंडित नेहरू का सबसे प्रचलित वाक्यांश जो था डी नंबर था, राष्ट्रपिता नहीं रहे, ये भी सही है, हर जगह अंधेरा, ये भी सही है। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका आंसर डी होगा, हर जगह अंधेरा है, ये गलत है, ये इसमें नहीं है, ये सी होगा फ्रेंड्स। इसको हम डिलीट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर जो है राष्ट्रपिता नहीं रहे और प्रकाश हमारे जीवन से चला गया। तो अगर आंसर मारेंगे इसमें तो आंसर जो है ये वाला होगा, डी नंबर, ए और सी। 13 में है कि गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना के विवरणों को समझने के लिए 1937 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति के प्रमुख कौन थे। तो समिति के प्रमुख जाकिर हुसैन थे। वर्धा शिक्षा योजना जो था उसमें जो समिति का गठन किया गया था 1937 में शिक्षा योजना के विवरणों को समझने के लिए। तो उस समिति के प्रमुख यानी कि अध्यक्ष कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। 14 का है कि पटना में मोहम्मडन शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था। तो मोहम्मडन शिक्षा समिति का गठन पटना में कब किया गया था। तो इसका आंसर है 1884 में, 1884 में किया गया था। 15 में कह रहा है कि फर्रुखसियार के बाद पटना में आधिकारिक रूप से गद्दी पर बैठने वाला दूसरा मुगल शासक कौन था। तो फर्रुखसियार के बाद पटना में आधिकारिक रूप से गद्दी पर बैठने वाला दूसरा मुगल शासक कौन था। तो इसका आंसर जो है अली गौहर उर्फ शाह आलम द्वितीय, अली गौहर उर्फ शाह आलम द्वितीय हैं। 16 में कह रहा है कि बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब जोड़ा गया। तो बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में 1576 में जोड़ा गया। 17 में कह रहा है कि नालंदा और विक्रमशिला के बाद बिहार में कहाँ 7 मठों वाले एक प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा का केंद्र का पता चला। तो शिक्षा का जो केंद्र था वह तेलाहड़ा। नालंदा और विक्रमशिला के बाद बिहार में कहाँ 7 मठों वाले एक प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा का केंद्र का पता चला। तो बिहार का नालंदा जिला का एक तेलाहड़ा गांव है जहां 7 मठ वाले एक प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा का केंद्र का पता चला, तेलाहड़ा। 18 में कह रहा है कि किस चीनी यात्री ने मगध में गुप्त साम्राज्य का प्रमाण दिया है। तो मगध में गुप्त साम्राज्य का प्रमाण किस चीनी यात्री ने दिया है। तो इसका आंसर है इतसिंह ने दिया है। 19 की बात करें तो 19 में है राजगीर निम्नलिखित कथाओं में से किसके शासनकाल के दौरान राजधानी थी। तो किसके शासनकाल के दौरान राजधानी थी। तो इसका आंसर है बिंबिसार है, बिंबिसार के शासनकाल के दौरान राजधानी थी। अगला है कि बिहार में जिला छपरा में स्थित एक स्थलीकृत स्थल चिरांद किससे संबंधित है। तो चिरांद के बारे में जो कह रहा है कि नवपाषाणकालीन संस्कृति से भी संबंधित था और ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से भी संबंधित था। तो इसका आंसर जो है ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला 21 में कह रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की तर्ज पर कामुक मूर्तियाँ की खोज हुई है। बिहार में जो खजुराहो मंदिर है तो खजुराहो मंदिर बिहार में नहीं, खजुराहो मंदिर एमपी में है। तो खजुराहो मंदिर की तर्ज पर बिहार में कामुक मूर्ति मिली है। तो कामुक मूर्ति जो मिली है कहाँ से खोजी गई है। तो कैमूर जिला से खोजी गई, कैमूर जिला से खोजी गई है। अगला कह रहा है 22 में कि कजली स्याही पेंटिंग तकनीक का आम तौर पर उपयोग किया जाता है। तो कजली स्याही पेंटिंग तकनीक किस का उपयोग जो है किस तौर पर किया जाता है। तो कजली स्याही पेंटिंग जो है पटना कलम में उपयोग किया जाता है, पटना कलम में। अगला 23 में कह रहा है कि किस मराठा शासक ने दावा किया है कि वह अपने देश का वंशानुगत सरदेशमुख था। तो वह अपने देश का वंशानुगत सरदेशमुख था, किस मराठा शासक ने दावा किया है। तो इसका आंसर होगा शिवाजी, शिवाजी आंसर होगा। 24 में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला का प्रभाव प्रदर्शित करता है। मंदिर कौन सा मंदिर है जो मुगल वास्तुकला का प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर जो है 24 का आंसर ये है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
25 की बात करें तो कहा है 25 में कहा है कि किसने कहा कि जब किसान बर्बाद हुआ तो राजा बर्बाद हुआ। किसने कहा कि जब किसान बर्बाद हुआ तो राजा बर्बाद हुआ? तो शेर शाह सूरी ने कहा। 26 में कहा है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक प्रमुख केंद्र था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रमुख केंद्र था, किसका प्रमुख केंद्र था? तो इसका आंसर है वज्रयान बौद्ध धर्म का। वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 27 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कालिंदी और नर्मदा नदियों के बीच की भूमि को नियंत्रित करते हुए महाराजा सूरस्मिचंद्र को एक लोकपाल के रूप में संदर्भित करता है? कौन सा शिलालेख है? तो इसका आंसर है बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख। बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख जो है, ये जो कह रहा है बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख कि कालिंदी और नर्मदा नदियों के बीच की भूमि को नियंत्रित करते हुए, कालिंदी और नर्मदा नदी के बीच का जो भूमि है उसको नियंत्रित करते हुए महाराजा सूरस्मिचंद्र को एक लोकपाल के रूप में संदर्भित करता है, यानी कि एक लोकपाल बनाया गया था। बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख में ऐसा वर्णित है। 28 में कह रहा है कि किस ऐतिहासिक काल में लोहार समाज कृषकों के लिए महत्वपूर्ण था? तो किस काल में लोहार जो है कृषकों के लिए महत्वपूर्ण था? तो गुप्त काल में लोहार जो है महत्वपूर्ण था कृषकों के लिए। अगला 29 में कह रहा है कि जैन तीर्थंकरों में से किसका उल्लेख यजुर्वेद में नहीं किया गया था? तो किसका उल्लेख जो है यजुर्वेद में नहीं किया गया था? तो मल्लीनाथ का नहीं किया गया था। इसका आंसर डी होगा। ऋषभ देव का किया गया था, अजित नाथ का किया गया था और अरिस्टिनेमी का किया गया था। इसका आंसर जो है डी नंबर आंसर होगा, मल्लीनाथ। 30 में कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पिट्स इंडिया एक्ट में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर जो है सी नंबर, इसकी संरचना में किसी भी बदलाव के बिना निदेशक मंडल को बरकरार रखा गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसकी संरचना में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था और निदेशक मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, उसे बरकरार रखा गया था। अगला 31 में कह रहा है कि सहेली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सहेली जो है एक प्रकार का गर्भ निरोधक दवाई है। तो इसके बारे में कौन सा कथन जो है कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है सी होगा, 1 और 2। महिलाओं के लिए मौखिक गर्भ निरोधक, ये भी सही है। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने इसे विकसित किया, ये भी सही है। तो 1 और 2 आंसर दोनों सही। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। 32 में कह रहा है कि एक आदर्श गर्भ निरोधक होना चाहिए। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ई। एक आदर्श गर्भ निरोधक जो है मैत्रीपूर्ण प्रयोक्ता भी होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए, प्रभावी भी होना चाहिए, बिना या कम से कम साइड इफेक्ट के साथ प्रतिवर्ती होना चाहिए। यानी कि आंसर इसमें आंसर जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक है, ई नंबर आंसर होगा। 33 में कह रहा है कि जो गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति संशोधन अधिनियम 2021 के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा जो है गर्भावस्था की चिकित्सकीय समिति संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 33 का आंसर जो है सी होगा, महिलाओं की गोपनीयता भंग करने पर जुर्माना या 6 महीने की कैद। इसका आंसर सी होगा। 34 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा बी। फ्लोएम जो है फोटोसिंथेटिक उत्पादकों का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है फोटोसिंथेटिक उत्पादकों का परिवहन करते हैं, इनकी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पत्ते में भोजन बनता है उसी का परिवहन फ्लोएम करता है। 35 में कह रहा है कि स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कितनी मात्रा में सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसका आंसर है 1%। 36 में कह रहा है कि अगर आदमी की याददाश्त कमज़ोर हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो गया है? तो इसका मस्तिष्क घायल हो गया है। अगर याददाश्त कमज़ोर है तो मस्तिष्क घायल हो गया है। 37 में कह रहा है रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वह पैराथार्मोन है। अगला 38 में कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग से होता है? किस भाग में होता है निषेचन मानव मादा में? तो मानव मादा में निषेचन जो निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो 38 का आंसर
डी होगा, डिम्ब बाही नलिका में निषेचन होता है, डिम्ब बाही नलिका में निषेचन होता है। 39 में कह रहा है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो केंद्रक झिल्ली का जो अभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। अगला कह रहा है कि कौन सा जीव, 40 में कह रहा है कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है? तो मोनेरा जगत से संबंधित जो है कौन है जो नहीं है? तो खमीर जो है मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है। 41 में कह रहा है कि अमीनो अम्ल के निर्माण खंड हैं। अमीनो अम्ल का निर्माण खंड प्रोटीन है। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बटा होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का जो विखंडन जो है प्रोटीन है। प्रोटीन के विखंडन से ही अमीनो अम्ल बनता है। 42 में कह रहा है कि सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो छाल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सिनकोना का छाल से कुनैन निकलता है। 33 में कह रहा है कि संशोधित भूमिगत तने का एक उदाहरण है। संशोधित भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन है? तो आलू है। 44 में कह रहा है मानव श्वसन वर्णक क्या है? तो मानव श्वसन वर्णक कौन है? तो इसका आंसर हीमोग्लोबिन जो मानव श्वसन वर्णक है। 45 में कह रहा है कि कौन सी रक्त वाहिका यकृत को रक्त की आपूर्ति करती है? तो कौन सी रक्त वाहिका जो है यकृत को रक्त की आपूर्ति करती है? तो इसका आंसर है यकृत हेपेटिक धमनी। जो रक्त वाहिका जो है हेपेटिक धमनी जो है यकृत में, लीवर में रक्त की आपूर्ति कौन करता है? लीवर में रक्त कौन पहुंचाता है? तो हेपेटिक धमनी, जिसे यकृत धमनी कहते हैं। अगला 46 में कह रहा है कि कौन सा उपकरण फेफड़े संबंधी कार्य के नैदानिक मूल्यांकन में मदद करता है? तो फेफड़े संबंधित कार्य के नैदानिक मूल्यांकन में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है, एक मिनट, श्वसन मापी है। रक्तदाबी मापी से बीपी मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडल की गति मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। और श्वसन मापी से फेफड़े की गति यानी कि फेफड़े संबंधी कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, श्वसन मापी। 47 में कह रहा है कि खाद्य फसलों को पोषण गुणवत्ता में सुधार पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया को निम्न रूप से जाना जाता है। तो खाद्य फसलों को पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया को निम्न रूप से जाना जाता है। इसका आंसर है जैव सुदृढ़ीकरण। अगला 48 में कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैव मंडल है। इसका आंसर जो है जैव मंडल होगा। 49 में कह रहा है कि सुपोषण किसका परिणाम होता है? तो सुपोषण जो है कृषि क्षेत्र में अपवाह और सीवेज प्रदूषण का परिणाम होता है। इसका आंसर ए होगा। 50 में कह रहा है कि हवा में जलने से पहले मैग्नीशियम रिवर को सैंड पेपर से रगड़कर साफ़ किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिवर को सैंड पेपर से रगड़कर साफ़ किया जाता है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। रिवन की सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटा दे। रिवन की सतह से जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटा दे। इसका आंसर होगा। 51 में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड घोल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया में बनने वाले सफ़ेद अपक्षेप कौन है? तो बनने वाले सफ़ेद अपक्षेप जो है 51 का आंसर वी होगा, वेरियम सल्फेट। वेरियम सल्फेट आंसर होगा। 52 में कह रहा है कि वह अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल होता है, ब्रोमीन, आंसर होगा ब्रोमीन। 53 में कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरिंग में कैथोड का बना होता है। तो कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड जो है शुद्ध धातु का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनरी में कैथोड किसका बना होता है? तो शुद्ध धातु का बना होता है। 54 में कह रहा है कि एक तत्व X नरम होता है, इसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। यह हवा के लिए बहुत प्रतिक्रियाशील है और हवा में खुला नहीं रखा जा सकता। यह पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्व की पहचान करें। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और हवा के लिए यह बहुत ही प्रतिक्रियाशील होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन में अगर सोडियम है तो सोडियम आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में सोडियम है तो इसका आंसर सोडियम होगा। 55 में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण +4 डायोप्टर का आवर्धन उत्पन्न करता है। वस्तु कहाँ रखी गई है? तो वस्तु जो है कहाँ रखी गई है? तो वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी तो +4 डायोप्टर का आवर्धन उत्पन्न करेगा।
56 जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसका हम आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर जो है 16 सेंटीमीटर है। अगला 57 में कह रहा है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः स्रावित होते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः स्रावित होते हैं पेट और अग्नाशय से। पेट से पेप्सिन स्रावित होता है और ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन और पेट से पेप्सिन, इन दोनों अंग से पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः स्रावित होते हैं। अगला 58 में कह रहा है कि कभी कभी लंबे समय तक दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द के कारण ऐंठन हो जाता है। किसके कारण? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण दर्द होने लगता है। 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से क्लोन नहीं बनते हैं। तो किस प्रक्रिया से क्लोन नहीं बनते? तो निषेचन की प्रक्रिया से क्लोन नहीं बनते हैं। अगला 60 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन जो है गलत है? तो डी आंसर, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, ये जो है गलत है। वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, ये गलत है। इसमें से प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है, ये सही है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, ये भी सही है। प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, ये भी सही है। इसमें डी नंबर जो है गलत है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो आंसर डी होगा। अब 61 में बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो वस्तु की कीमत अगर जो बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो है वस्तु की कीमत बढ़ने से क्या होता है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो जाती है। इसका आंसर डी होगा। 62 में कह रहा है कि वह स्थिति जब मुद्रास्फीति आय को उच्च कर कोष्ठक में ढकेलती है, हाई रेट में ढकेलती है जब मुद्रास्फीति, तो क्या कहलाती है? तो ब्रैकेट क्रीप कहलाती है। इसका आंसर जो है ब्रैकेट क्रीप होगा। जब मुद्रास्फीति जो है आय को उच्च कर कोष्ठक में ढकेलती है तो इसे ब्रैकेट क्रीप कहते हैं। अगला कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का अर्थ जो है क्या है? तो इसका आंसर है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्यों में वृद्धि। इसका आंसर है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगला ये सब इकोनॉमिक का प्रश्न है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। 64 में कह रहा है कि लगातार 2 तिमाही के लिए नकारात्मक जीडीपी विकास दर को स्थिति को क्या कहा जाता है? तो नकारात्मक जीडीपी विकास दर की स्थिति को मंदी कहते हैं। अगर जीडीपी नकारात्मक चल रहा है तो मंदी का दौर शुरू हो गया, क्योंकि जीडीपी का जो गणना जो है हर एक तिमाही में किया जाता है। अगला 65 में कह रहा है कि आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लागू किया जा सकता है। तो कौन सा तरीका लागू किया जा सकता है? आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कौन सा तरीका लागू किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 66 में कह रहा है कि भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा है? तो प्रतिबंधित पहला बैंक अवध बैंक है। अगला मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य क्या होता है? तो पैसे का मूल्य जो मुद्रास्फीति के दौरान जो है घटता है। इसका आंसर बी होगा, घटता है। अगला फेरा का मतलब क्या है? तो फेरा का फुल फॉर्म जो इसमें है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, आंसर बी होगा। 69 में कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, आंसर डी होगा। अगला 70 में कह रहा है कि सेक्टर विशिष्ट सेज यानी कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम माप कितना होता है? तो 50 हेक्टेयर भूमि का माप होना चाहिए। 71 में कह रहा है कि परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार होती है। तो एक संवैधानिक सरकार क्या होती है? समिति द्वारा सरकार, ये सीमित लिखा हुआ है, समिति द्वारा सरकार जो चुना गया होता है उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं। 72 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो सदस्यों की नियुक्ति जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 73 में कह रहा है कि राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो 169
अनुच्छेद 169 में राज्य में प्रत्येक राज्य में या किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाना या विधान परिषद का निर्माण करना या उसका उन्मूलन करना, ये अनुच्छेद 169 में वर्णित है। 74 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित पहलुओं में से डॉक्टर BR अम्बेडकर के नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया गया था। नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित क्या किया गया था? तो राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया गया था। 75 में कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को किया गया था। 76 में कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो इसका आंसर जो है 76 का आंसर जो है डी होगा। 76 का आंसर ए होगा, भारत चुनाव आयोग। भारत चुनाव आयोग या फिर मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के तहत एक सर्वोच्च निकाय, पंचायती राज के तहत कौन सा जो है सर्वोच्च निकाय है? तो जिला परिषद जो है पंचायती राज के हिसाब से सबसे ऊंची संस्था है, सबसे ऊंचा निकाय है जिला परिषद, क्योंकि पंचायत समिति नीचा है, ग्राम सभा भी निचली सतह है, निचला निकाय है, मंडल परिषद भी निचला निकाय, जिला परिषद सबसे ऊंचा निकाय है। इसके बाद 78 में कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है? तो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कौन सा है? तो इसका आंसर 165 होगा। 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। 148 में जो है कैग का वर्णन है। 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, निर्वाचन संबंधी वर्णन है 324 में। और 165 में जो है महाधिवक्ता का वर्णन, जो राज्य का महाधिवक्ता 165 में है और महान्यायवादी जो है केंद्र का जो होता है वह 76 में है। तो आंसर इसका बी होगा। 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग मिलान है? तो कौन सा जो है इसमें अलग मिलान है? तो भूमि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये सही है। बैंकिंग संघ सूची के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। इसके बाद फ्रेंड्स वन जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये गलत है। वन जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद शिक्षा जो है राज्य सूची के अंतर्गत है, ये भी सही है। फ्रेंड्स इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। 80 में कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य कौन नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य कौन नहीं? तो भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष जो है नहीं होता है। भारत का विधि आयोग का अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं हो सकता है। इसमें अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो सकता है, SC ST कैटेगरी के जाति आयोग का अध्यक्ष भी हो सकता है, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा जो है अध्यक्ष महोदया वो भी हो सकती है। तो इसका आंसर जो है इसमें बी होगा आंसर की। पदेन सदस्य कौन नहीं है? तो भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष पदेन सदस्य नहीं होते हैं। अगला 81 में कह रहा है कि पाली और संस्कृत के मिश्रण से बौद्ध धर्म ने एक नई भाषा का निर्माण किया। उस भाषा का नाम क्या है? तो हाइब्रिड संस्कृत। उस भाषा का नाम हाइब्रिड संस्कृत है। अगला में कह रहा है कि बुद्ध के जीवन काल में कौन सा राज्य नहीं बचा है? तो बुद्ध के जीवन काल में कौन सा राज्य नहीं बचा? तो आंसर इसका ई होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 83 में कह रहा है कि किस वेद में अंग की स्थिति का उल्लेख नहीं है? तो किस वेद में अंग की स्थिति का उल्लेख नहीं? तो अथर्व वेद में अंग की स्थिति का उल्लेख नहीं है। 84 में कह रहा है कि सोने का सिक्का जारी करने वाला भारतीय मूल के पहले राजा कौन थे? तो सोने का सिक्का जारी करने वाला भारतीय मूल के पहले राजा जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने सोने का सिक्का सबसे पहले जारी किया था, जो भारतीय मूल के राजा थे। 85 में कह रहा है कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन जो है नहीं है? तो इसका आंसर जो है बी होगा। 85 का बी होगा। इसको देख लीजिएगा। वसंतीन उन जो है यत्सान देहवली, ये जो है सुमेलित है। वाक़ियात मुस्तकी रिज़्कुल्लाह, ये भी सुमेलित है। रियाज उस सलातीन गुलाम हुसैन सलीम, ये भी सही है। और अस्फानिया शाह जो अब्बास सरवानी, ये गलत है। तो इसका आंसर 85 का बी होगा। 86 में कह रहा है कि राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के शिलालेखों में किसके द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है? तो किसके द्वारा जो दान दिया गया उसका उल्लेख राजगीर के जैन मंदिर में किया गया है।
तो 86 का सी है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो दान दिया गया था वह राजगीर के जैन मंदिर के शिलालेख में वर्णित है। अगला 87 में कह रहा है कि दरभंगा में एक किला और एक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो दरभंगा में एक किला और एक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 88 में कह रहा है कि भोजपुर शहर की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर है भोजपुर शहर की स्थापना जो है 88 में डी है देवराज। भोजपुर शहर की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर है देवराज। 89 में कह रहा है कि पटना में दार उल अदालत का निर्माण किसने करवाया था। तो दार उल अदालत का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो औरंगजेब ने करवाया था। 90 में है ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग और युगांतर सरकार ने बिहार में किन स्थानों पर प्रशिक्षण दिया। तो ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य कौन कौन थे। रेवती नाग और युगांतर सरकार, उन्होंने बिहार में किन स्थानों पर प्रशिक्षण दिया। तो इसका आंसर है भागलपुर और बक्सर। 91 में है भारतीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है अली इमाम के द्वारा की गई। 92 में कह रहा है कि बिहार में होम रूल के सदस्य कौन हैं। तो बिहार में होम रूल के सदस्य कौन है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा फ्रेंड्स, नवाब सरफराज हुसैन खान और चंद्रवंशी शाह, ये दोनों आंसर सही। तो इसका आंसर जो है डी नंबर होगा, ए और बी दोनों। 93 में कह रहा है कि गंगा घाटी में प्रथम नवपाषाण संस्कृति पाई गई थी। तो प्रथम नवपाषाण संस्कृति पाई गई थी गंगा घाटी में। तो इसका आंसर जो है चिरांद होगा। चिरांद जो है छपरा में पाया गया था। तो गंगा घाटी में प्रथम नवपाषाण काल का संस्कृति पाया गया चिरांद में। चिरांद छपरा में, बिहार के छपरा जिला में चिरांद स्थान है। 94 में कि सूत्र समुच्चय के लेखक कौन थे। तो सूत्र समुच्चय के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर है शांति देवा। शांति देवा जो है सूत्र समुच्चय के लेखक थे। 95 में कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा स्थान जो है गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। तो इसका आंसर जो है सिवान जो है गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। 96 में कह रहा है कि बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है। तो बिहार में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है। 97 में कह रहा है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत बिहार का अधिकांश भाग आता है। 98 में है बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया बिहार को। तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बिहार को विभाजित किया गया है। 99 में कि बिहार में भागीदारी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1997 में शुरू किया गया था भागीदारी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम, बिहार में 1997 में शुरू किया गया था। 100 में कह रहा है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है सीमा साझा नहीं करता नेपाल के साथ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अगला है फ्रेंड्स, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का संचालन करती है। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर होगा बीना रिफाइनरी। वीना रिफाइनरी जो है ओमान रिफाइनरी लिमिटेड का संचालन करती है। ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो है वीना रिफाइनरी का संचालन करती है। 102 नंबर में क्या अफ्रीका का अधिकांश खाद्य फसलें क्या है डॉट डॉट डॉट। अधिकांश फसलें जो है खाद्य फसलें क्या हैं। तो जड़ फसलें हैं। अफ्रीका का जो अधिकांश खाने वाला जो फसल है वह जड़ फसलें हैं। 103 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून है। तो कौन सा झील जो है लैगून है। तो इसका आंसर, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा, 1, 2 और 4। चिल्का, पुलिकट झील और कोनेरू झील जो है लैगून झील है। तो चिल्का झील, पुलिकट झील और कोनेरू झील जो है लैगून झील है।
104 में कह रहा है कि एग्रोग्राफ क्या दिखाता है, तो एग्रोग्राफ क्या दिखाता है, तो एग्रोग्राफ जो है सी नंबर आंसर होगा ओनली 2, जलवायु प्रकार और उन जलवायु में फसलें। एग्रोग्राफ क्या दिखाता है, तो जलवायु का प्रकार दिखाता है और उन जलवायु में फसलें दिखाता है। 105 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका के हॉर्न में नहीं आता है, तो अफ्रीका के हॉर्न में कौन सा देश है जो नहीं आता है, तो इसका आंसर है सूडान जो है अफ्रीका के हॉर्न में नहीं आता है। अब कह रहा है 106 में कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें, तो निम्नलिखित देशों पर विचार करें, तो 106 का आंसर इसमें बता देते हैं कि 106 का आंसर जो है डी होगा 124 म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। कह रहा है कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा उपयुक्त देशों के साथ लगती है, तो अंडमान और निकोबार का जो है म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया का जो देश है उसका सीमा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर जो है 124 होगा म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया, इंडोनेशिया। अगला 107 नंबर का आ रहा है कि मौसम शायद ही एक दिन से अगले दिन बदलता है। सुबह साफ है, फिर सूर्य जमीन को गर्म करना शुरू कर देता है और गर्म आर्द्र हवा उठने लगती है। दोपहर में बादल काले हो जाते हैं, फिर से साफ होने से पहले 1 या 2 घंटे के लिए वर्षा होती है। यह पैटर्न वर्षा का अधिकांश हिस्सों में बना रहता है। उपर्युक्त उदाहरण एक यात्री की डायरी से लिया गया है, जिसने इसे संभवतः कहाँ लिखा होगा, तो इसे कहाँ लिखा होगा, तो इसका आंसर जो है सिंगापुर होगा, सिंगापुर में लिखा होगा। जिसने इसे यात्री ने कहाँ लिखा होगा, तो यात्री ने सिंगापुर में अपनी डायरी में ये सब बातें लिखा होगा। ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स, तो इसको याद कर लीजिएगा। 108 नंबर का रहेगा कि मध्य हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएँ हैं, तो मध्य हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएँ कौन है, तो इसका आंसर है सी नंगा पर्वत और नामचा बरवा। 109 में कह रहा है कि महाभारत रेंज है, तो इसका आंसर होगा दू ओनली। महाभारत रेंज क्या है, तो एक संकीर्ण और असंतत सीमा। महाभारत रेंज क्या है, तो एक संकीर्ण और असंतत सीमा है, आंसर इसका बी होगा। 110 में कह रहा है कि कौन सी जनजाति भारत में निवास का अधिकार पाने वाली पहली जनजाति बन गई है, तो भारत में निवास का स्थान पाने वाली पहली जनजाति कौन बन गई है, तो इसका आंसर है वैगा जनजाति जो है भारत में निवास करने के अधिकार पाने वाली पहली जनजाति बन गई है। तो वैगा जनजाति को भारत में निवास करने का अधिकार भारत सरकार ने दिया है। 111 में कह रहा है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित कौन है, तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित जो है तापमान है और वर्षा है, आंसर इसका वी होगा 1 और 2 ओनली। अगला 12 में कह रहा है कि भारत गणराज्य की राजधानी है, तो भारत गणराज्य की राजधानी इसमें कौन है, तो इसमें से कोई भी आंसर। भारत गणराज्य की राजधानी जो है दिल्ली था राजधानी, इसमें दिल्ली भी होगा, एनसीआर दिल्ली में ही पड़ता है, दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश। ये चारों के चारों ऑप्शन एक ही है, तो इसका आंसर जो है इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। 113 में कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करें, तो निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करें, इसका आंसर सी मारिए 1 और 3 ओनली, तो नेता रानी द्वीप, सागर द्वीप। कह रहे हैं कि भारत की संप्रभुता के अधीन है, इसमें नेता रानी द्वीप और सागर द्वीप पर भारत की संप्रभुता, भारत का अधिकार है, मानुष द्वीप पर भारत का अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर जो है 1 और 3 होगा सी नंबर। 14 में कह रहे हैं कि कौन लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो लूनी नदी की सहायक नदी कौन जो है नहीं है, तो बनास जो है लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। 15 में कह रहा है कि किस कारण के लिए विभिन्न गोलार्ध में चक्रवाती घूर्णन भिन्न होता है, तो किस कारण के लिए विभिन्न गोलार्ध में चक्रवाती घूर्णन भिन्न होता है, तो 115 का सी कैरियोलिस प्रभाव। किस कारण के लिए विभिन्न गोलार्ध में चक्रवाती घूर्णन भिन्न होता है, तो कैरियोलिस प्रभाव इसका आंसर होगा। इसके बाद 116 में कह रहा है, 116 में मैथ है फ्रेंड्स, तो इसका मैथ का हम आंसर मार देते हैं, आप इसे बना लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 116 का आंसर जो है ए होगा 5.5। 117 का आंसर सी होगा 52.5। फ्रेंड्स 118 की बात करते हैं, तो 118 का आंसर जो है बी होगा 10%।
119 की बात करते हैं, 119 का आंसर जो है सी होगा, 4158। इसका बाद फ्रेंड्स 120 की बात करते हैं तो 120 का आंसर जो है ये होगा 564। 121 का आंसर भी ये होगा 9:8 यानी कि 9:8 है। फिर 122 की बात करते हैं तो 122 का आंसर बी होगा 360 kg। 123 का आंसर सी होगा 75। फिर 124 का आंसर सी होगा 27 और 125 का आंसर भी सी होगा 9। इसका बाद है फ्रेंड्स 126 में भारतीय मूल की किस कनाडाई राजनेता को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति मिली है, यानी कि नियुक्त किया गया है। तो ये करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो 126 का आंसर जो है अनीता आनंद होगा। अनीता आनंद जो है कनाडाई राजनेता है, कनाडा का राजनेता जिसे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति किया गया। तो अनीता आनंद इसका आंसर होगा। 27 में कहा है कि किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवलनी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के विपक्षी नेता को? तो इसका आंसर है रूस। रूस के विपक्षी नेता को राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवलनी को हाल ही में रूस के जो राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवलनी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। 128 में बात करते हैं। 128 से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चेन्नई। 29 में कि किस देश ने अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित करते हुए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है तुर्की। तुर्की ने अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित करते हुए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 राजदूतों को अपने देश छोड़ने का आदेश दिया है। 130 में कह रहा है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस राज्य को ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है केरल को। केरल राज्य को ट्रांसपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 132 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में शिशु के मरने की दर सबसे अधिक है। 32 में कह रहा है कि मोदी द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो मोदी द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ जो है वाराणसी से किया गया है। 33 में कहा है कि श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिसिन मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो मेडिकल स्टोर की शुरुआत जो है 133 का जो आंसर है छत्तीसगढ़। धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया है। 34 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो इसका आंसर है केरल। मुल्ला पेरियार बांध केरल में, यानी कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में है। इस तरह से मुल्ला पेरियार भी केरल में है। 35 में कह रहा है कि कितने खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डी 12 खिलाड़ी को। 36 में कह रहा है कि कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 35 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका बाद 37 में कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस खिलाड़ी को सर्वाधिक जीता है? किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में? तो 137 का आंसर जो है मैक्सिम क्रिपाक जो है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक बार जीत हासिल किया है। 137 की बात करें तो टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के शुभांकर का नाम क्या है? तो गेम्स के शुभांकर का नाम सोमिटी है। गेम्स के शुभांकर का नाम क्या है? टोक्यो पैरालंपिक 2020 के गेम्स के शुभांकर का नाम सोमिटी है। 140 में है कि बिहार में बच्चों के विकास के लिए वर्ष 2013 से 14
और जो है 19 से 20 के बीच कुल व्यय कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है? तो कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है? तो इसका आंसर 22.7% बढ़ा है। बिहार में बच्चों के विकास जो 22.7% दर हर साल बढ़ा है। अगला 140 में कह रहा है नवगठित बिहार राज्य के विधायी प्राधिकरण के रूप में सबसे पहले कितने सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया है? तो सबसे पहले कितने सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है 43। नवगठित बिहार राज्य के विधायी प्राधिकरण के रूप में सबसे पहले 43 विधान परिषद का गठन किया गया है। 41 में कह रहा है कि बिहार राज्य के सरकारी कर्मियों की कहाँ पर स्थित बुद्ध स्मृति पार्क और विपश्यना केंद्र में साधना के लिए 15 दिनों के अवकाश की घोषणा नीतीश कुमार के द्वारा की गई है? तो यह कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है पटना में। यानी कि बिहार राज्य के सरकारी कर्मी को 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। किस लिए दी जाएगी? तो बुद्ध स्मृति पार्क और विपश्यना केंद्र में साधना करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में यह घोषणा किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्येक विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर होगा 74%। 49% से बढ़ाकर केंद्र सरकार ने FDI को 74% कर दिया है। इसके बाद 143 में कह रहा है कि किस शहर को 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर के सूची से बाहर कर दिया गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची से किसे बाहर किया है? तो लिवरपूल को बाहर कर दिया, क्योंकि लिवरपूल सबसे गंदा शहर माना गया है। 2021 में लिवरपूल को सबसे गंदा शहर माना गया, इसी कारण से यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची से बाहर कर दिया गया। 144 में कह रहा है कि किसी राज्य में आदर्श स्मारक योजना के तहत 3 स्मारकों की पहचान की गई है। तो 3 स्मारकों की पहचान कहाँ की गई? तो आंध्र प्रदेश में 3 स्मारकों की पहचान की गई है। इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। 45 में कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने किस राज्य के बीज निगम को 3 क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र जारी किया है? तो 3 क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र जारी किया तो बिहार के ISO ने बिहार राज्य के बीज निगम को 3 क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र जारी किया था बिहार के। 146 में कह रहा है कि हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत के युवा पहलवानों ने कुल कितने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है? तो हंगरी के बुडापेस्ट में कुल कितने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया? तो 146 का आंसर जो है 5 आंसर होगा, C नंबर होगा। 5 स्वर्ण पदक पर भारत के युवा पहलवानों ने कब्जा जमाया है। इसका बाद है 147। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया? तो इसका आंसर जो है बनकटवा। बिहार राज्य का बनकटवा प्रखंड जो है 100% लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन का टीका लगा चुका है। यह पहला स्थान हासिल किया है। 148 में कहा है कि पुस्तक किसने लिखी? मुझे भी एक सपना आया। तो मुझे भी एक सपना आया किसने पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन का पुस्तक है मुझे भी एक सपना आया। अब है 149 नंबर की NFHS5 के अनुसार पश्चिम बंगाल की कुल प्रजनन दर क्या है? तो कुल प्रजनन दर जो है 1.6 है। अगला है कि सहकारिता मंत्रालय के पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह को सहकारिता मंत्री बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 150 प्रश्न पूरे हुए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। अभी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।